नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए आपके डिमांड पे लाया हूं जनरल स्टडीज सुपर टेस्ट नंबर 2। इसके पहले एक टेस्ट मैं करा चुका हूं और बहुत शानदार रिव्यू आप सभी का रहा उसमें। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन जेपीएससी को लेकर है। जेपीएससी में पूरा एक पेपर ही होता है जीएस का, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का। और जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जहाँ जहाँ जीएस पूछे जाते हैं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये आपका टेस्ट सीरीज। जैसे सीजीएल में, पीजीटी में, एलडीसी में और बाकी जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पे जीएस पूछे जाते हैं आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब मैं ये इतना जोर दे रहा हूँ कि बहुत कारगर साबित होगा, आपको बहुत फायदे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जनरल स्टडीज में जो मैं टेस्ट लेता हूँ और जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें खासियत क्या है कि आपका एक प्रश्न दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में तो करेंगे, लेकिन मैं उत्तर बताने के साथ साथ उसमें डिटेलिंग करूंगा और वैसे वैसे फैक्चुअल डाटा को बताऊंगा, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड, कि आप सोचेंगे, दंग रह जाएंगे कुछ देर के लिए कि ये कंटेंट छूटा हुआ था, मिस था, है ना। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मज़ेदार तरीके से टेस्ट दीजिए जहां आपको लगता है, और आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्जाम, खासकर जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर देना है। भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था? ये आयोग द्वारा, जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसमें मैं डिटेलिंग करूंगा। चलिए पहले उत्तर दे लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, ये हुआ था मिक, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ इसका जरा, देखिए मिक, अब ये पूछा गया था मिक वाला, यही रिसा हुआ था, ठीक है। मिक ये गैस रिसा हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिनका उत्तर है 1984। बहुत शानदार। और ये डेट था 3 दिसंबर 1984, ये हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और वहाँ पे एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन कार्बाइड कंपनी, कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, कार्बाइड कंपनी, ठीक है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। यहाँ से इस कारखाने बहुत लोग काम कर रहे थे। अचानक एमआईसी गैस, अब इसको क्या हम पढ़ेंगे? तो देखिए एमआईसी का पूरा नाम मैं लिख देता हूं, एमआईसी, इसको आप लिखेंगे मिथाइल। देखिए जैसे मैं लिखता हूं, यही बच्चे काफ़ी गलतियां करके आए थे। मिथाइल आइसो, ई को यह भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आइसो साइनेट या साइनाइट या आइसो साइनाइट, राइट, या इसी को हम आइसोसाइनेट भी कहते हैं, चलेगा। आइसोसाइनेट ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ड दिया रहेगा साइनाइड, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट ये हुआ था रिसाव, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में, लगभग वहाँ 15,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। 15,000 से भी अधिक लोग वहाँ पे मारे गए थे और ये बहुत ही खतरनाक हुआ था। चलिए आज का दूसरा प्रश्न लेता हूं। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अब आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान की जब भी बात आएगी तो आप कहेंगे जन गण मन। राष्ट्रीय गीत की जब भी बात आएगी आप कहेंगे वंदे मातरम। बहुत सारे नेता मंत्री यहाँ फेल हो जाते हैं, अगर उनसे तरीके से मीडिया वाले पूछ दे कि राष्ट्रीय गान कौन सा है तो वो गड़बड़ा जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य के पहले जो, नाम मैं नहीं बताऊंगा, पहले जो मुख्यमंत्री हैं वही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में कंफ्यूज हो गए थे। तो ये कॉमन बातें हैं, बट मैं आपसे क्वेश्चन पे आता हूं। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अब आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा बताऊंगा, इतना मीटर है। इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 8,849 सॉरी 8,849 मीटर। यदि इसकी बात करें तो ये फीट में हो जाएगा। देखिए फीट भी याद रखें, 29,029 फीट में बोल रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं इसे कहूं, इसको फीट में बदलिए तो 29,032 फीट हो जाएगा, लगभग 29,032 फीट।
तो अगर आपसे मीटर में पूछे तो ये हाल का है, हालिया का है 8848, मतलब 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर बहुत बढ़िया जवाब, जिनका जवाब आ गया है रत्नेश पांडे, बहुत शानदार। दूसरा का जो सही उत्तर होगा वो होगा रत्नेश पांडे। माउंट एवरेस्ट पर ये गए थे 21 मई 2016 को, 21 मई 2016 को वहां पे राष्ट्रगान गाए थे। और ये किस राज्य के हैं? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस जगह से बिलोंग करते हैं ये? तो सतना। सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश। इतना बात आप याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सागर माथा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। यदि हम ये पूछें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो चलिए भाई विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की नंबर 1 चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। अगर मैं पूछूं दूसरा, तो आप कहेंगे K2। अगर मैं पूछूं तीसरा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, मैं GA लिख देता हूं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की मैंने बताया 8849 या 48 ही रखता हूं, 48.86। और तीसरा अगर मैं पूछूं तो वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ये है आपका सिक्किम में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, याद रखिएगा। इससे जुड़ा 2-4 बात और कर लेता हूं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसके द्वारा मापी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा। सबसे पहले अंग्रेज लोग मापे थे और ये लगभग 1849 के आसपास माप किए थे। उसके बाद भारत में सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में माप की थी और बोली थी कि 8848 मीटर है। लेकिन अभी हालिया के कुछ वर्षों में चीन और नेपाल, चीन प्लस नेपाल, चूंकि ये है आपका तिब्बत और नेपाल में सागर, ये माउंट एवरेस्ट, तो इन्होंने नापा और बोले कि 8848.86 मीटर है। ये नया वाला डाटा याद रखिएगा, ठीक है। ये और माउंट एवरेस्ट वैसे है भी आपका नेपाल और तिब्बत यानी चाइना में। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? देखिए बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन यहां से मैं बहुत सारा डाटा निकालने वाला हूं। चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण आंदोलन कह लीजिए, चंपारण सत्याग्रह कह लीजिए, ये महात्मा गांधी किए थे, आप सभी को पता है। MK गांधी, MKG में लिखता हूं, ये 1917 में किए थे। और 1917 में एक व्यक्ति थे बिहार के इंपॉर्टेंट नेता। आपका उत्तर बहुत बढ़िया सबका आ रहा है। बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, 1917 में हुआ था और ये सफल हुआ था। ये चंपारण आंदोलन क्या था? सफल हुआ था। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, ये किसान नेता थे। इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी आए थे, राजकुमार शुक्ला जी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बिहार में चंपारण में आंदोलन करने की ऐसी क्या नौबत आ गई? यहाँ थी 3 कठिया प्रथा, यानी आपको 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। और यूरोपीय नील्हे जो है वो जम के परेशान करते थे भारतीय और बिहार के किसानों को। मतलब ये बिहार में था ना, तो बिहार के किसानों को बहुत परेशान किया करते थे। मनमर्जी लगवाते थे फसल और मनमर्जी बेच के मनमर्जी पैसा वो लेते थे। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करनी होती थी। इसी को खत्म करने गए थे गांधी जी। गांधी जी के साथ और कौन कौन लोग गए थे? तो मैं यहाँ पे नाम बोलूंगा, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे व्यक्तित्व थे JB कृपलानी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं। तीसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, ये बिहार के ही नेता हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, नाम याद रहेगा ना। और एक थे मजहरुल हक। तो अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजहरुल हक, ये सारे वहां पे साथ में इनके सहयोगी बन के गए थे चंपारण आंदोलन में। लेकिन एक सवाल और उठता है कि चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गया तो इनको पहली बार महात्मा किसने कहा था? महान आत्मा है जो उसे कहते हैं महात्मा, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? महात्मा कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चौथे नंबर पे चलते हैं, बहुत बढ़िया जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है? कुचालक, सुचालक नहीं पूछा है, कुचालक। सूखा कागज, इबोनाइट, पारा या कांच? कुचालक नहीं है, बताइए। देखिए इसका जो सही उत्तर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया 4 का C, पारा। बहुत शानदार,
पारा। अब पारा से इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये ना साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। साधारण ताप पर कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव। इसे हम बोलते हैं क्विकसिल्वर, ये भी आप याद रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? क्विकसिल्वर। किसे? पारा को क्विकसिल्वर भी कहा जाता है, याद रखना है। ना तो ये आघात वर्ध्य होता है, ना चोट सह सकता है, ना ही तन्य है, मतलब खींच सकते हैं। जैसे सोना क्या है? सबसे अधिक आघात वर्ध्य। सोना को मारते रहिए, कूटते रहिए, वो खिंचाते रहेगा। तन्य मतलब खिंचा जाएगा, कितना भी चोट सह लेगा। आघात वर्ध्य मतलब चोट सहना, और तन्यता मतलब खींच देना। एक सोना 1 ग्राम, मेरे ख्याल से 1 ग्राम सोना से कितना 2 किलोमीटर या कुछ ऐसा था ना कि लंबी तार खींची जा सकती है। मुझे दिमाग में एक्चुअली नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो पारा है अन्य धातु के साथ जब ये मिलेगा ना तो अलंगम का निर्माण करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है? सारे प्रश्न आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, साइंस सब आएंगे। थोड़ा धीरज रखिए। कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है? पित्त रस यानी बाइल जूस बोला गया है। बाइल जूस कौन सा? वाह, जवाब बहुत शानदार आ रहा है, क्या बात है। बाइल जूस। यकृत, अग्न्याशय, गॉल ब्लैडर, जठर ग्रंथि। 5 का जिनका भी उत्तर है यकृत, जिगर का टुकड़ा यानी लीवर, नहीं बोलते हैं जिगर, लीवर। चलिए, वेरी गुड। यकृत यानी लीवर। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी तक होता है, लगभग। ठीक है, लीवर का वजन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, याद रखिएगा। लीवर यानी यकृत करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा प्रोटीन, उसके अलावा वसा, फैट, इनके उपापचयन में सक्रिय भाग लेता है, मतलब तोड़ फोड़ के इनको पचाने के क्रम में। और जितने भी मानव शरीर में जो जीव विष के रूप में आए हैं ना, उनको मार के प्रभावहीन कर देता है। यानी यकृत हमारी टोटली रक्षा करता है बॉडी में आए अपशिष्ट पदार्थों से, और हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात याद रखिएगा, यकृत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आता है यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे। हाँ, यकृत से निकलता है आपका बाइल जूस। यकृत, लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस, बाइल जूस। और पित्ताशय में ये जमा हो जाता है, पित्ताशय में। और अगर आपसे पूछूं कि अग्न्याशय से रस निकलते हैं, मतलब एंजाइम निकलते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से एंजाइम निकलते हैं, और अग्न्याशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो निकलता है एमाइलेज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं एमाइलेज। कौन सा निकलता है एंजाइम? एमाइलेज। लाइपेज, लाइपेज, और एक है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये निकलता है आपका ये क्या होता है? एंजाइम। इसलिए अग्न्याशय को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। भारत में खाली स्थान को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा शानदार तरीके से। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जानबूझ के कंफ्यूज मत होइएगा। 12 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। चलिए बताइए, 6 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब जिनका उत्तर आया है बी, 26 नवंबर 1949 को हम अपनी संविधान सभा को माफ कीजिएगा, अपनी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए थे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे वन मिनट लिखने में मैं कुछ और लिख दिया। 26 नवंबर 1949, बोलते समय मैं बोल रहा हूँ 49 और लिखाते समय लिखा गया 48। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये ऐसा किसने किया था? हमने, हम भारत के लोग, है ना, स्टार्टिंग। और इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो वो दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय को बोलते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, और ये 1934 में सबको बोले थे कि भाई संविधान सभा बनाइए। और बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत, कैबिनेट मिशन
मतलब इंग्लैंड से आया। इसी के संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। भाई कोई सभा बनेगा तभी तो होगा, जैसे पूजा होता है ना, पूजा पाठ, तो सभा बनता है, कमेटी बनती है। तो संविधान सभा का गठन होता है माफ कीजिएगा, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पे, तो कैबिनेट मिशन के आधार पे 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें 389 मेंबर थे। इन 389 मेंबर को धन्यवाद दीजिए कि आज आप सब निश्चिंत तौर पे और आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको शिक्षा का अधिकार मिला है, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश में आप निवास करते हैं, जो किसी का गुलाम अब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो हो गया। अब संविधान को बनने में कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट, 18 दिन। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 60 से अधिक देशों के संविधान को हमने पढ़ा था और तब जाके हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने 2 महीना वेट किया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान बनने की प्रक्रिया में। अब मैं डिटेल में कभी बताऊंगा बाद में। चलिए, 7वां नंबर, खालिस्तान एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। बताइए 7 का उत्तर। 7 का उत्तर दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आ गया हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण व्यापार करेगा, विश्व व्यापार संगठन। बहुत ही शानदार जवाब, थम्स अप मेरे तरफ से, जिनका उत्तर सी आया है। ध्यान दीजिएगा, WTO इसे बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, और ये स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए, WTO का हेडक्वार्टर पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो बोलेंगे जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, किस देश में है, तो आप बोलिएगा स्विट्जरलैंड में। कौन से देश में जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। अब अगर WTO में पूछेगा तो 164 देश हैं WTO में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 164 देश इसमें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था, राइट। और अगर पूछें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका अगर पूछे कि हेडक्वार्टर, तो वाशिंगटन DC, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC ये है USA, राइट, इसका IMF। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, कब ग्राम पंचायत के उप मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता? बताइए। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं एक्चुअली। कब ग्राम पंचायत के उप मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? वापस हटा दीजिए, नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, वापस हटा दीजिए। अब बताइए उत्तर। देखिए, शानदार उत्तर, जिनका उत्तर आया है ए। ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान आप किसी भी तरह से उप मुखिया या मुखिया, कभी भी कैसे भी करें, आप उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के 2 वर्ष तक आप नहीं ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, उसके बीच में आप ला सकते हैं। अगर बात चल रही है ग्राम पंचायत की, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये कि ये छोड़िए, इतना डिटेल हो जाएगा। सबसे पहले ये बता दूं, पंचायती राज, हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? तो बलवंत राय मेहता। इन्होंने त्रिस्तरीय जो मॉडल था वो दिया था पंचायती राज को लेके। ऊपर में दिया था जिला परिषद, बीच में दिया था कौन था, नीचे तो ग्राम पंचायत था, बीच में कौन था, जिला परिषद, पंचायत समिति, हाँ।
तो जिला परिषद का हेड अध्यक्ष, पंचायत समिति का प्रमुख और ग्राम पंचायत का मुखिया बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी जब गठित हुई थी जनवरी 1957 में, और रिपोर्ट इन्होंने दिया था नवंबर 1957 में। तो ये याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार या जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। और इन्हीं का दिया हुआ आज इम्प्लीमेंट बहुत जगहों पे चल रहा है, खासकर झारखंड में चल रहा है। चलिए 9 नंबर, पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पहनावा है जिसे खाली स्थान में पहना जाता है। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान? 9 का उत्तर दीजिए। नाइन का उत्तर दीजिए। पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा पारंपरिक पहनावा है जिसे खाली स्थान। बहुत बढ़िया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भूटान। क्या होगा? भूटान। अब यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा, लाइट को बंद कर दो थोड़ा, इसे ठीक है। देखिए एक्चुअली ये भूटान, अब भूटान के बारे में बहुत सारी बातें हैं। भूटान का है थिम्पू, और क्या है थिम्पू? राजधानी। मुद्रा की बात करें भूटान का तो है नगुल्ट्रम। ठीक है, इतना बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेएसएससी पूछा है क्वेश्चन यहां से कि भूटान को, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं, लैंड ऑफ द, थोड़ा अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, है ना, थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? आप किसे कहेंगे? भूटान को। एक चीज और, ड्रक यूल भी कहा जाता है भूटान को ही, ड्रक यूल भी कहा जाता है भूटान को, ये याद रखिएगा। सीजेल वाले तो एकदम ये सब नोट करके रखिएगा। यहाँ पे भूटान में भोटिया समूह की प्रधानता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे भूटान की, तो भूटान का बाकी चीज जो था, भोटिया समूह की प्रधानता, ये सब बता दिया। अब मैं यहाँ पे नेपाल को लेता हूँ। नेपाल का जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र बोल रहा हूं, जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। बाकी कोई भी देश, मतलब उसके राष्ट्र में कितनी खुशहाली है उसके आधार पर ही वो क्या करता है? आर्थिक विकास की माप, मतलब कि जितना खुशहाली उतना आर्थिक विकास हो रहा है ना। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। म्यांमार की राजधानी है नायपीताओ मार, ऐसे याद रखिएगा, है ना। 10 नंबर पे चलते हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये बताइए। और यहां से मैं बहुत सारा डाटा निकालने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। 10 का उत्तर दीजिए। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बहुत बढ़िया जवाब जिनका आया है। कुछ लोग गलती जवाब दे रहे हैं, सी इज राइट आंसर। अब मैं यहाँ पे कृष्णा नदी के बारे में बता देता हूँ। इसका जो उद्गम होता है ना, यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरह से मैप आपके बने हुए दिखाई देते हैं। ये है दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत। ये इस वाले को रीजन को, इस वाले को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस वाले को बोलते हैं पूर्वी घाट। एक मैं लिख देता हूँ, बाकी तो समझ जाएंगे। ये है पूर्वी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र मान लीजिए कुछ इस जगह पड़ेगा, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है कृष्णा नदी, और इधर डेल्टा बनाती है गोदावरी के साथ। अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी की, जब कर रहा हूं तो अच्छे से कर लेता हूं, ये भारत की मतलब तीसरी सबसे बड़ी नदी है, थर्ड नंबर की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं एक भी मिलेगा, 1401 तो चलता है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम कहें, ये वाला जो पार्ट मैंने अभी आपको दिखाया, मैं खुद दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। ये जो पार्ट मैं लिया, ये वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट को, हम पूरे पार्ट को जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछेगा तो बोलिएगा गोदावरी। यहाँ पे दिख रहा है ना गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर,
कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी को हम भारत की दक्षिणी गंगा भी कहते हैं और ये भी निकलता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेकेंड सबसे लंबी नदी तो वो है गोदावरी। अब मैं एक बार फिर से इसको रफ चीज को हटा के फिर से दिखाता हूं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा 2525 किलोमीटर। थोड़ा कलर चेंज कर लूं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा 2525 किलोमीटर। राइट, गंगा नंबर 1 पे आता है गंगा। नंबर 2 पे भारत की बात कर रहा हूं मैं, गोदावरी 1465 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है थर्ड पे कृष्णा 1400 किलोमीटर। राइट, लेकिन ये तो उत्तर भारत में है, ये तो उधर से निकलता है, उत्तराखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में प्रवाहित हो जाती है, चली जाती है बांग्लादेश में। इसकी बात हटा देता हूं। ये दोनों जो नदियां हैं, ये दोनों ये प्रायद्वीपीय भारत की हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। क्लियर। अब यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो ये है कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये दोनों नदियां मिलकर डेल्टा बनाती है। जैसे मान लीजिए ये नदी है, डेल्टा किसे कहते हैं? ये कई भागों में बट जाएगा, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तो एक तो बनाता है गंगा नदी, डेल्टा बनाती है ऐसे उधर पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। तो वो डेल्टा है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा है ना, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, अब भारत का भी। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यही है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। एक बात और यहाँ पे छूट रहा था, वो ये कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा नदी, तो देखिए कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, उसके नहीं एक तरफ से चलता हूँ तब याद आ जाएगा मुझे भी। सबसे पहले तो ये है आपका, निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र से। उसके बाद जाएगी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, और उसके बाद है तमिलनाडु, सॉरी आंध्रा। ये 3। हाँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र, क्या हो गया, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, और उसके बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों में है कृष्णा नदी जल विवाद, 3 राज्यों के बीच में है। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। सिंपल प्रश्न है बहुत, लेकिन यहाँ पे सोच समझ के आपको जवाब देने हैं। यहाँ पे देखिए जो इसका उत्तर होगा बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। राइट, 21 अप्रैल 1526। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। तीसरा युद्ध हुआ था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। चलिए बहुत बढ़िया जवाब। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और बाबर जीत गया था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अकबर वर्सेस हेमू। अकबर लड़ता है और हेमू की आंख में अचानक तीर लग जाती है। हेमू बेचारे हार जाते हैं, जीतने वाले वही थे हेमू, बट आंख में तीर लगने की वजह से उनकी सेना तितर बितर हो जाती है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता जरूर है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से लीड करते थे सदाशिवराय भाऊ और मराठा लोग बुरी तरह हार गए थे। तो ये तो हो गया, बट यहाँ पे देखिए बाबर की सेना मान लीजिए यूं है, तो इब्राहिम लोदी की सेना इतनी बड़ी थी। अब देख लीजिए कितना बड़ा है, ये बाबर है, ये इब्राहिम लोदी है। रूमी पद्धति, तुलगमा युद्ध नीति के तहत रूमी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए कुछ सेना को इधर भेज दिया, कुछ सेना को इधर भेज दिया, कुछ को पीछे से भेज दिया, चारों तरफ से घेर लिया इब्राहिम लोदी को। और यहाँ पे तोप जब छोड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ से मंगरू, बुधनू, सुकनू सब उड़ने लगे, है ना। इधर से आक्रमण, तलवार लेके जो दौड़ रहे हैं, तीर लेके दौड़ रहे हैं, इधर से एकदम मारा तो सब उड़ने लगे। तो इस तरह से बाबर जीत जाता है और बाबर भारत में जो आता है इस युद्ध के बाद, मतलब पानीपत के प्रथम के युद्ध के बाद मुगल वंश का नींव डालता है। मुगल वंश का नींव डालता है बाबर। राइट, अब ये तो हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखिएगा, देखिए पान खो चल घर मुझो
देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 27 में यानी 1527, चंदेरी का युद्ध 28, घाघरा का युद्ध 1529 और मर गया, मुँह जो मतलब मर गया, 1530 में। ये बाबर का है। बाबर इन चारों युद्धों में, कौन कौन युद्ध मैंने बताया है, देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, इन चारों युद्धों में बाबर जीत जाता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इतनी बात याद रखिएगा। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। अब यहाँ पे देखिए, हुमायूं के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा कि हुमायूं बहुत ज्योतिषी में विश्वास करता था और शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। ये अकबर के बारे में जान लीजिए आप कि इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, गोल्डन पीरियड। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। किसके पीरियड को, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके पीरियड को कहते हैं, अकबर के काल को। याद रखिएगा, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ये पूछता है क्वेश्चन और जेपीएससी भी पूछ चुका है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, बिरबल, टोडरमल, मानसिंह, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा को प्याज बड़ी पसंद था, 2 प्याज खाते थे। तानसेन, फैजी और अबुल फजल, ये नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। जहांगीर का एक चीज याद रखिएगा, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। आगरे की शाहबुर्ज किले पर लगा रखा था न्याय की जंजीर, जो कि सोने की थी। कोई भी जाके इस जंजीर को खींचता था और जहांगीर तुरंत यहाँ पे न्याय करने के लिए हाजिर हो जाता था। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। सॉरी, आज मेरा थोड़ा तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, सर्दी खांसी हो गया, हल्का है बट। चलिए, 12 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। ये राजधानी याद कर लीजिएगा, जैसे सिजिल याद कर लीजिएगा। प्रशासनिक पूछा गया है आपसे, फंसिएगा मत। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। रैंड, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, प्रशासनिक जो राजधानी पूछा गया है वो है प्रिटोरिया। केपटाउन क्या है, ये विधायी राजधानी है, तो मैं विधायी कर देता हूं केपटाउन के पास। विधायी राजधानी कौन सी है, तो केपटाउन है। अब बच गया ब्लूमफॉन्टेन, तो ये है न्यायिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर जोहान्सबर्ग क्या है। जोहान्सबर्ग क्या है, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा। चलिए, 12 के बाद 13वें नंबर पे चलते हैं। खालिस्तान का फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। रामायण, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या महाभारत। आपसे पूछा है रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था, बताइए रज्मनामा। और ये देखिए, अनुवाद कराने वाला जो व्यक्ति था वो अकबर ही था, मतलब इसी के काल में अनुवाद हुआ था, इसी के काल में, अकबर के काल में ही। देखिए, ये हुआ था महाभारत का। बहुत बढ़िया जवाब जिनका डी आया है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। ये भी आप याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, जय संहिता। रामायण के लेखक अगर पूछेगा कि रामायण की रचयिता कौन है, तो वेद व्यास। वेद व्यास। एक और महाकाव्य में 2 आते हैं, एक रामायण एक महाभारत। तो रामायण के लेखक कौन है, तो बोलिएगा महर्षि वाल्मीकि, राइट, महर्षि वाल्मीकि। एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि ये जो 2 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना प्राचीन वेद है। वेद हमारे 4 हैं और चारों को समान रूप से हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं, जो राजनीति वाला है, जो पुस्तक है, वो है चाणक्य उर्फ कौटिल्य, ठीक है। और एक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ भी माने जाते हैं, जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते होंगे। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, अभी बता चुका हूं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग सही जवाब दीजिए। खानवा का लड़ाई, मैं इसके बारे में थोड़ा कहानी कह देता हूं, तब तक उत्तर दीजिए। खानवा का लड़ाई हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा। यहाँ पे बाबर है और यहाँ पे है राणा सांगा, ठीक है। बाबर की सेना थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ, मतलब ऐसा लगे कि थोड़ी इसकी बड़ी है, इतनी बड़ी है, राणा सांगा। जैसे 1526 में युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बहुत भारी संख्या में मतलब बहुत शानदार तरीके से बाबर जीतता है। सैनिकों में उत्साह था, लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि खानवा का युद्ध लड़ना है और जैसे ही सुनते हैं कि मेवाड़ का शासक राणा सांगा है, सारे सैनिक युद्ध के लिए जो तैयार हो रहे थे अस्त्र शस्त्र नीचे गिरा देते हैं। बोलते ना भैया,
मैं नहीं लड़ूंगा उस राणा सांगा से, अरे उसका एक बार तलवार चलता है गाजर मूली की तरह खच 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 काट देता है, ना ना। तब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और जाके सैनिकों को मोटिवेट किया था। राणा सांगा से युद्ध हुआ, राणा सांगा बहुत बहादुरी से युद्ध किए, अंततः बाबर जीत जाता है। ये युद्ध हुआ था। बहुत ही शानदार उत्तर, सबका सब बहुत बढ़िया जवाब 1527 में, ठीक है। और जब ये युद्ध बाबर जीतता है तो एक उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि, ये याद रखिएगा। चलिए आज का 15वां प्रश्न, गंगाखर पुनसुम विश्व की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है जिस पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है, यह कहाँ स्थित है? बताइए। गंगाखर पुनसुम ये एक पर्वत शिखर है, बताइए। नेपाल, भारत, चाइना, भूटान। भारत में काट देता हूं क्योंकि ये भारत में नहीं हो सकता है, भारत वाले तो आप जान रहे हैं, बट ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास, उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका 15 का उत्तर आया हो डी, बहुत ही बढ़िया। 15 का जिनका उत्तर आया डी यानी भूटान। भूटान का हाँ भूटान, ये जो है पर्वत शिखर कहाँ है? भूटान में, जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। थिम्पू या थिम्फू भी कह देता है, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम, मैंने भी बताया ना, नगुल्ट्रम। और इसकी भाषा क्या है? तो जोंगखा। देखिए बहुत सारे डाटा क्लियर हो रहे हैं ना आपके, सीजीएल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और जेपीएससी वाले आपके लिए बहुत शानदार है ये, बाकी सभी एग्जाम के लिए। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? विशाल गिलहरी, बताइए। 16 का उत्तर दीजिए। विशाल गिलहरी, सब मिक्स उत्तर जैसे तैसे दे रहे हैं लोग। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर ए आया हो महाराष्ट्र। विशाल गिलहरी क्या होगा? महाराष्ट्र। लेकिन हिमाचल प्रदेश छूट रहा है, तो इसका है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, राइट, इसका हिम तेंदुआ है। हरियाणा का पूछे तो हरियाणा का है नीलगाय। नीलगाय आपने देखा होगा, है ना। और झारखंड का पूछूँ तो झारखंड का बताइए जरा, झारखंड का बताइए। छत्तीसगढ़ का तो जंगली भैंसा है, झारखंड का बताइए आप लोग। झारखंड का, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में, हाँ भाई हाथी है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? मतलब किस देश में, बताइए, तीसरा सबसे बड़ा डायमंड खोजा गया 1098 कैरेट का? मैं आपको उसके पहले बताता हूं। नंबर 1 खोजा गया था 1905 में साउथ अफ्रीका में, ये था 3106 कैरेट का। दूसरा खोजा गया, वाह, उत्तर दीजिए आप लोग, 2015 में ये बोत्सवाना में खोजा गया, ये 1109 कैरेट का था। और तीसरा जो जिसकी बात चल रही है वो भी बोत्सवाना में खोजा गया और ये 1098 कैरेट का है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो बी, बहुत शानदार, थम्स अप। और ये खोजा गया हाल ही में यानी 2022 में बोत्सवाना में खोजा गया है ये। 18 नंबर, भारत सरकार के किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया गया, यानी एक ही में, और संसद टीवी कहा जाता है? बताइए, लोकसभा राज्यसभा टीवी चैनल को किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया? 18 का उत्तर दीजिए। अठारह का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर दोनों का विलय कर दिया गया। 19वें नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड पूछा गया है, ये तो छूटना नहीं चाहिए, बताइए। 19 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो, वाह बहुत बढ़िया, जिनका आया है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है, ये ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन को प्रेरित और नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत बढ़िया। आज का 20वां नंबर, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ये मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के यहां पूछा है, और आप अगर डिटेल्ड में पढ़े रहेंगे ना तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, गांधी जी गए थे, सफल आंदोलन रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। बहुत बढ़िया, महाराजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं थे, इसलिए आंसर इज डी,
डी इज राइट आंसर। 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, और ये 1942 के आंदोलन से संबंधित है, ना कि चंपारण, यानी 20 का उत्तर क्या होगा डी। 21 नंबर, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सॉरी बताइए, आप लोग बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या प्रथम कांस्य युगीन, फर्स्ट कांस्य युगीन सभ्यता, ये है। इनको क्यों ऐसा कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। और कौन था? इंडस वैली, वही इंग्लिश में नाम है। और प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता मतलब कि कांसा का खूब जम के इस्तेमाल होता था वहाँ पे। 21 का जो सही उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, गुजरात इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं पूछूं चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो एक तो कुलडीवा से मिला था और एक मिला था लोथल, लोथल जो बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। 22 नंबर पे चलता हूँ, ऋग्वैदिक नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? अस्किन या अस्किनी एक ही बात है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ऋग्वैदिक काल में। 22 का उत्तर बताइए। बाईस का उत्तर बताइए। बिपाशा बसु व्यास के साथ शादी कर ली, बस ऐसे याद रखिए। तो व्यास का पुराना नाम बिपाशा, बाकी बताइए, एक तो मैं हटा दिया। सही उत्तर बहुत बढ़िया 22 का, जिनका भी उत्तर आया बी, चिनाब। चिनाब का पुराना नाम क्या था? ये था आपका अस्किनी, राइट। और रावी का पुराना नाम तो परुशनी, परुशनी, परुशनी याद रखिएगा। एक मिनट, परुशनी। झेलम का, तो झेलम का था वितस्ता, झेलम का पुराना नाम वितस्ता। चारों का हो गया। 23 नंबर पे चलता हूं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विधान पालिका या संघ लोक सेवा आयोग? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, उत्तर बताइए। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? देखिए जो कार्यपालिका है ना, वो बहुत बढ़िया उत्तर बी, बी सही होगा, विधान पालिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। जैसे कार्यपालिका में एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए जेपीएससी के थ्रू बन गए बीडीओ, तो आप कार्यपालिका हैं, या सीईओ या बीडीओ बन गए, ठीक है। छोड़िए ना, डीएसपी ही ले लेता हूँ, डीएसपी, सीईओ, बीडीओ कुछ भी बन गए। और आप लोग क्यों नाराज होइएगा, आप लोग का भी ले लेता हूँ, एएसओ बन गए। छोड़िए, आप पीजीटी वाले टीचर बन गए, टीचर, आप लोग भी खुश रहिए। तो जो भी ये बन रहे हैं ना, आप लोगों का काम क्या है? बने हुए नियमों पे काम करना। यानी आप कार्यपालिका में आते हैं, आपको कंट्रोल कौन करेगा? विधान पालिका, मतलब नेता मंत्री जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आपको काम करना होता है। बहुत बढ़िया। 24 पे चलते हैं, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहद मतलब बड़ा ज्वार। ज्वार और भाटा ये दो चीज़ें हैं, और ज्वार को बोलते हैं हम टाइड, और भाटा को इब इंग्लिश में। ज्वार टाइड कब आता है? बड़ा वाला, बताइए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ लेता हूँ ऐसे, दो चीज़ लेता हूँ ऐसे, एक लेता हूँ ऐसे और एक लेता हूँ ऐसे। चलिए बताइए 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 आप लोग। हाँ उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है बी, बी इज राइट आंसर। देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी एक स्थिति तो होगा सन, एक होगा अर्थ, यहाँ पे 3 में इसलिए ले रहा था, एक होगा मून, एक तो ये होगा, एक होगा सन, बीच में मून और अर्थ, ये वाले कंडीशन जब होंगे तो ये होगा सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, राइट। और सूर्य ग्रहण किस डेट को होगा, मतलब कौन सी तारीख, मतलब किस दिन होता है? तो वो होता है अमावस्या, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात। देखिए एसीएम, ये है आपका सन अर्थ मून, ये है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो जब भी चंद्र ग्रहण,
जब भी तीनों एक सिद्ध में रहेंगे तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और देखिए जब अट्रैक्शन होगा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में उठने वाले जल को ज्वार और गिरने वाले को भाटा कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक कंडीशन ये, इस दौरान सबसे बढ़िया आपका बृहद ज्वार आएगा। लेकिन लघु ज्वार कब आएगा? देखिए एक कंडीशन ये भी होगा जब समकोणीय हो, यानी यहाँ सन हो सकता है, यहाँ मून हो सकता है, यहाँ अर्थ हो सकता है, समकोण बन गया ना ये ऐसे। और एक हो सकता है यहाँ पे ऐसे SEM एक ये हो सकता है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो समकोणीय। जब समकोणीय हो तो लघु ज्वार भाटा आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 25 नंबर में, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होता है? वायुमंडल में है 5 परत। 5 परत कौन से हैं? तो देखिए एक सिंपल से याद रखिए, ट्रस्ट में आयो एक्स में आयो, एक छूट गया, एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं इधर लिख देता हूँ। ट्रस्ट TRST में, ट्रस्ट में आयो एक्स, आयो और एक्स, यही 5 परतें हैं। ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, मेसोस्फियर मतलब मध्य मंडल, आयनोस्फियर मतलब आयन मंडल और एक्सोस्फियर मतलब बहिर्मंडल। तो आपका जो सही उत्तर होगा, बहुत शानदार, थम्स अप जिनका उत्तर है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल को लेके आप समझिए, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे समीप मंडल है, मतलब पृथ्वी का निकटतम मंडल है। और क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम घटनाएं होती घटित होती है। समताप मंडल में आमतौर पर तापमान समान होते हैं, इसलिए वायुयान यहाँ उड़ा करते हैं। मध्य मंडल में उल्काएं गिरती हैं। आयन मंडल में जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, टीवी, इंटरनेट वगैरह यहीं से संचालित होते हैं। और एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल से, बहिर्मंडल में आपका कृत्रिम उपग्रह वो स्थापित किया जाता है। 26 नंबर, प्रेरी घास का मैदान संबंधित है, उत्तर दीजिए। उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल या उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल। प्रेरी पूछा गया है, प्रेरी। बहुत शानदार जवाब देंगे जो जिनका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 26 का, जिनका भी आया है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम प्रेरी कहते हैं। बहुत बढ़िया। 27 नंबर, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मृदा जब भी बात आता है तो आप बोलते हैं मिट्टी या शैल। मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, आप लोग जवाब दीजिए, बहुत शानदार उत्तर आएगा, जलोढ़ मिट्टी। लगभग 40% भूभाग पर भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर पे बहुत बढ़िया खेती होती है, बांगर पे आमतौर पे गांव बसते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं मतलब ऐसा बोलते हैं कि भारत का खाद्यान्न उत्पादक मिट्टी है ये। ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मिट्टी हमारे यहाँ 8 प्रकार के हैं। तो काली मिट्टी जिसे हम कपासीय मृदा भी कहते हैं, इसमें कपास की खेती और चने की खेती भरपूर होती है। कपास यानी कॉटन जिसका कपड़ा बनता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है, तो रेड सॉयल। रेड सॉयल झारखंड में लगभग 90% भूभाग पर विस्तृत है। बहुत शानदार उत्तर। आज का 28वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? अब आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि इसमें क्या भारत शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल शामिल है। और अगर आपसे ये पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर तो मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप ये अमेरिका में है। मैनहट्टन द्वीप है, ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। वर्तमान टाइम में इसमें 193 सदस्य देश है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। इसमें 5 जो हैं स्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, आमा बाटो चीर फार के, आमा मतलब अमेरिका, बाटो मतलब ब्रिटेन, आमा बाटो, चीर मतलब चीन, ची मतलब चीन, र मतलब रूस और फार मतलब फ्रांस। ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। बहुत बढ़िया जवाब जिनका उत्तर आया है, बहुत ही शानदार। महासचिव का होता है 5 साल। 9 वर्ष किसका होता है? ये होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायाधीश टोटल कितने होते हैं? 15, लेकिन उनका कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। तो ये 5 वर्ष इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 वर्ष। कार्यकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा 2 है, एक तो है इंग्लिश और दूसरा है फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। और अगर पूछे हम कि भाषा टोटल कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तो 6 भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में बोली जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? सितार पूछा है, चलिए उत्तर दीजिए। आप लोग बहुत पढ़े हैं अच्छे से। सितार वाद्य यंत्र पूछा गया है, सितार वाद्य यंत्र का बताइए। ये जाकिर हुसैन तो तबला बजाते हैं। ये जाकिर हुसैन वो वाले नहीं है, प्रेसिडेंट वाले मत समझिए, ये दूसरे हैं। बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका उत्तर आया है ए। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, हरि मतलब भगवान, भगवान ही तो बांसुरी बजाते हैं ना। और अमजद अली खान ये क्या बजाते हैं? तो अमजद अली खान साहब बजाते हैं सरोद। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान, फलोद्यान नहीं है, फलोद्यान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फलोद्यान, फल का उद्यान, फलोद्यान कहते हैं? बताइए किस प्रकार के वन को। 30 का जिनका भी उत्तर आया और डी, बहुत बढ़िया, भूमध्य सागरीय वन। और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे फल, जैसे हो गया अंगूर हो गया, संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, ये सब फल उगाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फलोद्यान, विश्व का फलोद्यान। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से जुड़ के टेस्ट दे रहे थे। एक बार फिर से मुझे बताइएगा कि टेस्ट में कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो आप बताइएगा मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के आप सभी टेस्ट दिया कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टेस्ट को थोड़ा मैं और चाह रहा हूँ कि इम्प्रूव करूँ, तो इस आपके सुझाव जो हैं सादर आमंत्रित हैं। अपनी लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।